अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। इंशाल्लाह मेरा बताया हुआ इल्म आपके बहुत काम आएगा, इसलिए मैं वीडियोस आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया करता हूं। आज का मौजू मैंने रखा है हड्डियों के फोड़े के मुतल्लिक़ और इसका मैं तफसील और होम्योपैथिक इलाज भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर जब कोई फासद मादा या कैल्शियम अपना पड़ाव डाल लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अरसा एक ही जगह पर रहे तो उसकी वजह से खून की जो बारीक रगें हैं वहाँ से खून की रवानी मुतासर होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह सख्त हो जाती है और एक उभार की शक्ल पैदा कर लेती है, जिसे हम गुमड़ या ट्यूमर का नाम देते हैं। बाज़ गुमड़ या ट्यूमर बहुत अरसा तक जिस्म में रहते हैं तो किसी किस्म की तकलीफ़ या दर्द नहीं पैदा करते, और बाज़ ऐसे होते हैं जो वक़्त के साथ साथ अपनी जिसामत को बढ़ा लेते हैं, और कुछ ऐसे गुमड़ भी होते हैं जो कि मुहलक होते हैं, और जब ये मुहलक गुमड़ हड्डियों पर अपना अमल शुरू करते हैं तो हड्डियों के सिरों पर उभार नुमाया हो जाते हैं। लेकिन वो गुमड़ जिनमें पकने का और पी पाने का अंदेशा हो और वो खुल जाने की सलाहियत रखते हों, उन्हें हम ट्यूमर या गुमड़ नहीं कहेंगे, बल्कि वो फोड़े की कैटेगरी में आते हैं। उसको हम फोड़ा कहते हैं, और फोड़े में से खून और पीप का रिसाव होता रहता है। तिब्बी इस्लाह में हड्डियों के इस मर्ज़ को आमतौर पर दो नाम दिए जाते हैं, एक तो ऑस्टियोसार्कोमा या फिर ऑस्टियोस्टाइटोमा वगैरह। तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि फूटने वाले गुमड़ ही फोड़ा कहलाते हैं, और जो गुमड़ फूटने की सलाहियत नहीं रखते वो गुमड़ ही की तारीफ़ में आते हैं। तिब्बी इस्लाह में जब कोई ज़ख़म या फोड़ा गहरी सतह बनाता हुआ हड्डियों तक पहुंच जाता है और यहाँ तक कि हड्डी की सतह भी मुतासर होकर खुल जाती है और उसमें से मुसलसल खून और पीप रिश्ता रहे, तो उसे हड्डी का फोड़ा कहा जाता है। दरअसल ये एक नासूर है। नासूर फिस्टुला की एक किस्म है जिसमें से मवाद रिश्ता रहता है। ये फोड़े अरसा दराज तक कायम रहते हैं और ठीक होने का नाम नहीं लेते। मौसमी असरात और ग़िज़ाओं के तग़य्युरात से कभी ये फोड़ा अपना मुंह बंद कर लेता है और कभी दोबारा रिसने लगता है। काफ़ी अरसे तक पीप के रिश्ते रहने से फोड़े का मुकामी वर्म और सोजिश ख़त्म हो जाती है और सिर्फ मवाद ही बाकी रहता है। इससे अगली बात आपको वजाहत कर दूं कि ये बात कई दफ़ा मुशाहदे में आ चुकी है कि जब कभी भी इस किस्म के फोड़े का मुकामी और ख़ारजी अद्वियात से इलाज किया जाए तो मुकामी मौफ की तकलीफ़ में शिद्दत पैदा हो गई हो, वर्म बढ़ गया हो और साथ ही बुखार भी हो गया हो, तो इस फोड़े ने फिर अपना मुकाम तब्दील कर लिया करता है। होम्योपैथिक साइंस में तशख़ीसी नुक्ता से इस नाम नहाद मर्ज़ को कोई ख़ास अहमियत तो नहीं दी जाती, इसलिए होम्योपैथी मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करती है। मरीज़ की अलामात को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, और यह कि मरीज़ की अलामात अमराज़ मुज़म्मना का पर्दा चाक कर देती है। क्रोनिक डिजीज़ में डॉक्टर हानीमन ने भी अपनी तहकीक और मुशाहदात को सुपुर्द कलम करते हुए इन नाम नहाद अमराज़ का ज़िक्र भी किया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल वजाहत के साथ वीडियो पेश की जाएगी ताकि आप लोगों के जहन में उभरने वाले हर सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाए। उससे आगे आते हैं आतिशग यानी सफलस। सफलस वो हकीकी मर्ज़ है जो हड्डियों पर हमला करता है और उनके अफ़ाल और बनावट में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ पैदा करता है। मसलन हड्डियों का नरम पड़ जाना, हड्डियों की गांठें, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना और हड्डियों के सिरों का बढ़ जाना।
وغیرہ، یہ سب سفلس ہی کے مرہون منت ہیں۔ یہ نظام میں بڑی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور تکلیف ہڈیوں کے ٹیشو تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق جب سورا اور سفلس کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو استخوانی نظام میں عضوی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ ان دو میازم کے آپس میں مل جانے سے پیپ بننے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے پیپ یا بلغم مسلسل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جسم میں سورا اور سفلس نے اپنا اڈا جما لیا ہے، اور یہ کہ ڈاکٹر اس سورا اور سفلس کے ملاپ کو ٹیوبر کیولر میازم کا نام دیتے ہیں۔ ٹیوبر کیولر میازم کی وجہ سے ہی یہ گمڑ یا پھوڑے تشکیل پاتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہڈی کے پھوڑے کا بنیادی سبب یہی ٹیوبر کیولر جو میازم ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ اس قسم کے پھوڑے کا اگر سائنٹیفک بلکہ غیر سائنٹیفک طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، مثلاً آپریشن کے ذریعے یا تیز طاقتور بیرونی ادویات کے استعمال سے اس پھوڑے کا منہ بند کر دیا جائے تو تکلیف جسم کے اندرونی حصوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ پھیپھڑوں کا اپنا مرکز بنا لیتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہڈی کے پھوڑے کا علاج بھی بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح دیگر نام نہاد امراض شفا پاتے ہیں، یعنی یہ کہ مریض کی مجموعی علامات پر دوا کا انتخاب ہونا چاہیے، خاص طور پر مجموعی علامات کا دار و مدار ان مخصوص علامات پر ہونا چاہیے جو کرونک میازم کا احاطہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ ہڈی کا پھوڑا زیادہ تر کہاں پر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑی وضاحت فرما دوں کہ ہڈی کا پھوڑا زیادہ تر کولے کی ہڈی، پنڈلی کی ہڈی، گھٹنے اور ٹخنے کی ہڈی پر نمودار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جسم کے کسی جوڑ پر بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس مرض کی بنیاد میں ٹیوبر کیولر میازم کار فرما ہوتا ہے، لہذا مریض کی مجموعی علامات ایسی ہومیوپیتھک دوا سے مماثلت رکھتی ہوں جس میں ٹیوبر کیولر نظام کو دور کرنے کی پوری صلاحیت پائی جائے۔ تو اب میں آپ کو اس کے علاج کے متعلق تھوڑا بتا دوں کہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کچھ ادویات آتی ہیں جن کو آپ اپنی مہارت کے ساتھ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نائٹرک ایسڈ، کلکیریا کارب، سلیشیا، سلفر، مرکسال اور فاسفورس ان کو بہت اہمیت حاصل ہے اور انشاءاللہ یہ بہت گہرا اثر بھی کرتی ہیں۔ ہڈیوں کے پھوڑے کی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری بات آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں اور ساتھ میں میری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے کسی دوسرے دوست بھائی کے کام یہ ویڈیو آ سکے اور اس کا اگر ایسا کوئی مریض ہو تو اس کو شفا مل سکے، وہ اپنا علاج کروا سکے۔ اللہ حافظ۔